to Centurion Defense Academy. So friends, today we will be discussing about some of the current topics which might come in your SSB interview. They might be asked at the time of interview, or they might be asked at the time of group discussion or at the time of lecture. कुछ ऐसे करंट के टॉपिक्स हैं जो इस समय बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. उन्हीं में से आज हम एक टॉपिक को करने जा रहे हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चरल एक्ट, जो अभी रिसेंटली आए हैं या जिन्हें एग्रीकल्चरल बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब वो एक्ट बन चुके हैं तो इट वुड बी बेटर टू कॉल देम एज ए एग्रीकल्चरल एक्ट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये एग्रीकल्चरल बिल्स क्यों आए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दोज काइंड ऑफ बिल्स. देखिए, अभी आपको पता होगा इन द लास्ट मंथ सितंबर 2020 the government first brought it as an ordinance, then they introduced it in Lok Sabha on 14th of September 2020, and now which has been passed by the parliament and now it has become officially it has become an act. देखिए साहब, सबसे पहली चीज समझिए कि भारत में ये एग्रीकल्चर का मामला कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था. तो देखिए साहब, मामला क्या है, पहले तो भारत के किसानों की सिचुएशन समझ लो क्या है. एक्चुअली इन इंडिया more than 50% of the population is dependent directly or indirectly on agriculture. 50% से ज्यादा देश की जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, या तो सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्ट तरीके से या दूसरे तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कृषि पर आधारित है. लेकिन अगर एक चीज आप देखिए तो जो एग्रीकल्चर का टोटल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज ओनली 16%, केवल 16%. तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चर की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज द फार्मर्स आर वेरी मच, बहुत ज्यादा फार्मर्स हैं, और द लैंड दे आर हैविंग, द फार्मिंग, द प्रोडक्शन दे आर हैविंग, द इनकम दे आर हैविंग, दैट इज वेरी लो बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 16%. लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं. वो क्या है, देखिए साहब, पहले फार्मर्स की कंडीशन समझ लीजिए. हिंदुस्तान में मोर देन 10 करोड़ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. 10 करोड़ से ज्यादा लोग, अब उनका परिवार भी आप काउंट कर लीजिए तो एक आदमी का 5 लोगों का परिवार, तो मोर देन 50 करोड़ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर गुड्स. ओके, अब देखिए साहब, मामला क्या है कि हिंदुस्तान के जो टोटल फार्मर्स हैं उसमें 86% फार्मर्स, 86% फार्मर्स, दे आर बेसिकली स्मॉल स्केल फार्मर्स. स्मॉल स्केल फार्मर्स या फिर जिसे कहा जाए कि बहुत ही छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास केवल 0.38 हेक्टेयर ऑफ लैंड ही मौजूद है खेती के लिए. 0.38 हेक्टेयर ऑफ लैंड, बहुत छोटा जमीन है इनके पास किसानी के लिए. बाकी जो बचे हुए फार्मर्स हैं, अगर मैं इनकी 86% तो ऐसे हैं, बाकी जो है वो मझले या फिर बड़े फार्मर्स है. इधर दे आर मिडिल क्लास फार्मर्स और द बिगर क्लास फार्मर्स, जो बाकी के फार्मर्स हैं. अब देखिए साहब, इंडिया में था क्या, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के 1955 के आसपास जो है जितने भी लॉज थे वो उसी समय बने थे. तब से लेके आज तक इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर के कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ. देखिए, जब 1955 के आसपास लॉज बने थे, उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ 1955, उस समय क्या था, इंडिया was having the scarcity of food grains as well as horticulture. दोनों चीजों की हमारी स्कार्सिटी थी. हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हुआ, वेयर यू ग्रो द क्रॉप्स, लाइक फ्रूट्स आप जहां उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, इस तरीके की चीजें, बागवानियां जहां करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर. तो दोनों में स्कार्सिटी थी, मतलब कमी थी, जितनी जरूरत है उतना भी नहीं पैदा हो रहा था उस समय पहले. तो जितने भी लॉस बने थे वो स्कार्सिटी को ध्यान में रख के बनाए गए. वो तो बाद में हुआ ना, नॉर्मन बोरलॉन्ग एंड एम.एस. स्वामीनाथन लेटर ऑन इन 1967 के आसपास जो है इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, और देन इंडिया बिकेम अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स. इंडिया में क्रॉप्स अबंडेंस में होने लगी. अगर हम आज की डेट में बात करें, जो दुनिया की मेजर क्रॉप्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स की बात कर ले, राइस, वीट, पैडी, वीट, और द सीरियल्स की अगर हम बात कर लें जिसमें ज्वार, बाजरा, ऐसी चीजें आती हैं, या फिर हम हॉर्टिकल्चर की बात कर लें जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं,
इस तरीके के कैश क्रॉप आती हैं जैसे पिपरमिंट हो गया, एलोवेरा हो गया, इन सभी चीजों का इंडिया में प्रोडक्शन काफी हाई है। आज की डेट की अगर हम 2020 की बात करें तो राइट नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस अराउंड 295 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया एंड 310 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये हम प्रोड्यूस कर ले जा रहे हैं। तो अब हमारी स्कार्सिटी वाली सिचुएशन नहीं रह गई, अब सिचुएशन बदल रही है। तो काफी समय से एक डिमांड चल रही थी कि इंडिया में जो है कुछ एग्रीकल्चर को लेकर के कुछ बदलाव किए जाए, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था दैट वी मस्ट डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, क्योंकि अच्छा खासा इंडिया का जो सेगमेंट, अच्छा खासा इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अच्छा साहब, इसके लिए 2018-19 में एक कमीशन बैठाया गया, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी, दलवाई कमीशन, और दलवाई कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए कि नहीं भाई तुरंत इमीडिएट कुछ सुधार किए जाने चाहिए। तो दलवाई कमीशन को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया में अभी 2020 में ये 3 एक्ट पेश किए गए, 3 कानून बनाए गए, जिसमें पहला जो है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफपीटीसी एक्ट भी कह सकते हैं, या अगर पूरा फॉर्म में पढ़ूं काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका, दैट इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। या आसान भाषा में अगर कहूं ये क्या कहता है, ये कहता है फ्री ट्रेड अक्रॉस द इंडिया। पहले क्या होता था, फार्मर्स वर बाउंड, उन्हें अपने स्टेट की टेरिटरी में ही ट्रेड करने का अधिकार था। अभी क्या कह दिया गया कि आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में उगाते हैं तो आप जाइए मध्य प्रदेश में अपना सामान बेचिए, आप कर्नाटका में कोई सामान उगाते हैं तो आप उसे जम्मू कश्मीर में बेचिए, चाहे जहां आप बेच सकते हैं। आप जो है फ्री हैं, आप कहीं पर भी, आप किसी भी एपीएमसी से बंधे नहीं है। मतलब एपीएमसी मतलब क्या, पहले अभी भारत में क्या होता है, मंडी समिति वगैरह होती है, तो मंडी समिति के दायरे से आप बंधे नहीं है, आप कहीं पर भी जाकर के जो है अपना माल बेच सकते हैं। आप कहीं के भी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप बेचिए, आप फ्री हैं। तो फ्री ट्रेड की बात कर रहा है ताकि जिससे फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके। स्टेट के अंदर क्या होता था, एक फिक्स्ड प्राइस होता था, उससे ज्यादा कभी मिलता नहीं था। तो अब यह है कि आप यूपी में माल उगा रहे हैं, आप उठा करके केरला में बेचिए, हो सकता है आपको वहां पर ज्यादा प्राइस मिल जाए, तो फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी गई। दूसरा जो बिल है वो क्या कहता है, इसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इतना लंबा चौड़ा नाम याद तो रहेगा नहीं, तो आसान भाषा में याद कर लो। इसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। किसानों को अब यह आजादी दे दी गई है कि वो अपनी फसल के उगने से पहले ही, फसल को की बुआई करते वक्त, एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, दे मे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी ऑफ द सेलर, एनी ऑफ द परचेजर, और वो एक अपना कॉस्ट फिक्स कर ले और उसी कॉस्ट पर वो उसको अपनी पैदावार के बाद उसको जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कह दी है क्योंकि किसानों को खुली छूट है, वो पहले फिक्स कर ले। देखिए साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में होती नहीं थी, पहले भी होती थी। हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि कई सारे, जिनको हम बिचौलिए कहते थे, मिडिल मैन, ये कई बार होता था फार्मर्स के साथ पहले ही डील कर लेते थे। फार्मर मंडी समिति या मंडी हाउसेस में या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स को सेल ही नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो जो है ये मिडिल मैन, इन लोगों को ट्रेडर्स, आढ़तिये जिन्हें हम कहते हैं, इन लोगों को अपना माल बेचते थे। तो अब क्या कह दिया गया, अब ये कह दिया गया कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट करिए पैदावार से पहले और आप जो है खुल के बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या, इससे पहली चीज तो ये समझ लो कि अब इंडिया में कॉर्पोरेट्स को डायरेक्टली इंटर करने का मौका मिलेगा। कॉर्पोरेट्स मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, देखिए कॉर्पोरेट्स काफी समय से एग्रीकल्चर में आना चाह रहे थे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया की क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, द इंडस्ट्रीज आर गेटिंग श्रिंक्ड डे बाय डे, लगातार डेली सूखती चली जा रही है। दूसरी चीज क्या, सर्विस सेक्टर भी नुकसान में। ये कोरोना वायरस की वजह से इंडिया इस समय अपना 5वां सबसे बड़ा, 5th, ये इस समय 5वां रिसेशन है आजादी के बाद से भारत में आने वाला।
पांचवा सबसे बड़ी रिसेशन, ये सबसे बड़ी रिसेशन है जिसके बीचों बीच में इस समय है हम लोग, सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है ये, पांचवी आर्थिक मंदी है लेकिन सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है। तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ नुकसान में जा रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि फार्मिंग सेक्टर ही केवल हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है विथ द रेट ऑफ 3.5%, 3.5% की रेट से लगातार कृषि ग्रो करता जा रहा है हिंदुस्तान में। तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट्स की भी नजर लगी हुई थी कि वो कैसे इसमें इंटर करें, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब दे दी गई है। तो मतलब क्या है, कोई किसान अगर मान लो आलू उगाता है तो वो मैगडी से पहले ही डील कर ले कि हम आपको आलू हमारी पैदावार के बाद इस रेट पे बेचेंगे। उसमें क्या होगा, उसे भी ज्यादा पैसा मिलेगा और मैगडी की सप्लाई भी पूरी हो जाएगी। सिमिलरली इंडिया में देखो कुछ सेक्टर में तो ये ऑलरेडी होता ही आ रहा था। मतलब क्या है कि अगर हम एग्जांपल लें पोल्ट्री का, मतलब अंडे वगैरह के मामले का, तो पोल्ट्री वगैरह में पहले ही लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन वो लीगल नहीं था, कहीं उसका कोई अग्रीमेंट नहीं होता था। अब इसको लीगलाइज कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो केएफसी वाला आकर के कहीं पर भी अग्रीमेंट कर सकता है, मैकडी वाला कहीं पर भी अग्रीमेंट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्टली फार्मर से जुड़ेंगे और ये मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड बिल में ये बात कही गई। तीसरी चीज जो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। देखो साहब, एक एक्ट था, इसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या कहता था 1955 में, मतलब उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश में फूड स्कार्सिटी थी, मतलब खाने की कमी थी। अगर 10 लोगों के खाने के लिए राशन चाहिए तो हमारे यहाँ पैदावार 6 या 7 लोगों की भर की होती थी। वो तो बाद में फिर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वी वर एबल टू प्रोड्यूस अराउंड 15 to 16 पर्सन्स रिक्वायर्ड फूड। 15 से 16 लोगों की जरूरत भर का हम राशन पैदा कर पा रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया था। वो ये था कि कोई भी इंडिया में मार्केट में स्टॉकिंग नहीं कर सकता, मतलब माल को इकट्ठा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनियन का एग्जाम्पल लूं, प्याज का, तो मान लो प्याज की पैदावार बहुत अच्छी हो गई है, मार्केट में प्याज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो पहले क्या होता, अब होता क्या है कि प्याज के दाम घट जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में हमारा जो पुराना नियम था वो ये कहता था कि नोबडी कैन होल्ड द अनियंस, वो अनियन को होल्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह से अच्छा खासा प्याज खराब भी हो जाता था मार्केट में। तो अब ये नया अमेंडमेंट जो किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, वो ये कहता है फ्री स्टॉकिंग इज अलाउड। मार्केट में आप जो है किसी चीज की स्टॉकिंग कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। मान लो अगर प्याज की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, जो रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, तो आप प्याज को होल्ड कर सकते हैं ताकि जिस वक्त प्याज की जरूरत हो आप उस वक्त मार्केट में उसे निकालें। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को सस्ते दाम का झटका नहीं लगेगा। फार्मर्स उसको होल्ड कर सकते हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज में माल को रख सकते हैं, और जब प्याज की जरूरत होगी, जब उस कमोडिटी की जरूरत होगी, तब उस चीज को मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये तो है मोटे मोटे तौर पे 3 बिल कि आखिरकार ये तीनों बिल कहते क्या है। समझ में आ गया, एफपीटीसी एक्ट क्या कहता है, ठीक है, दूसरा फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट क्या कहता है, और तीसरा कंज्यूमर क्या कहते हैं आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या कहता है। ये 3 आपके बिल हो गए। अच्छा साहब, अब इसको लेकर के सबसे पहली चीज ये है कि इन बिल्स के आ जाने की बदौलत पे क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए, अगर चेंजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज ये है कि अब ये कह दिया गया कि एपीएमसीज के पास फार्मर को जाना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फार्मर मंडी में जाकर के ही बेचे, वो कहीं पर भी जाकर के बेच सकता है। ही इज फ्री टू सेल द गुड्स एनीवेयर इन द मार्केट, जहां वो चाहे वहां वो इन गुड्स को सेल आउट कर सकता है, प्राइस पहले से डिटरमाइन कर सकता है, वो चीजें अपने उसके ऊपर होंगी। मेन टारगेट है फार्मर की इनकम को डबल किया जाए, किसी भी तरीके से फार्मर की इनकम बढ़ाई जाए। तो इससे क्या होगा, जब एपीएमसीज वगैरह ये चीजें में फार्मर नहीं फंसेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। ओके, अच्छा सा गवर्नमेंट क्या कह रही है इस कंडीशन, दूसरी चीजें क्या चीजें नहीं बदलेंगी, एक्ट तो आ गया, व्हाट विल नॉट चेंज। तो गवर्नमेंट कह रही है साहब एपीएमसी विल रन एट एनी कॉस्ट,
एपीएमसी चलती रहेंगी किसी भी परिस्थिति में, गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन उसने बिल में कहीं लिखकर नहीं दिया है कि एपीएमसी चलती रहेंगी। एपीएमसी देखो, अब इसको जरा एक प्रैक्टिकल इसका एक इम्प्लीमेंटेशन समझो। अगर कोई एपीएमसी में बाध्य नहीं है किसान जाने के लिए, तो अब किसान क्यों जाएगा? अगर उसको ज्यादा पैसा कहीं बाहर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो बाहर सेल आउट करना ज्यादा प्रिफर करेगा बजाय कि एपीएमसी में। एपीएमसी में अब वो नहीं जाएगा मंडी वगैरह में, तो फिर इससे क्या होगा? स्लोली एंड स्लोली एपीएमसी विल श्रिंक, सिकुड़ती जाएंगी और एक दिन आकर के बंद हो जाएंगी। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो बाहर सेल आउट करेगा तो उसके लिए एक पैरेलल एपीएमसीज या तो कॉर्पोरेट्स के जरिए बनाई जाए या तो कोऑपरेटिव्स के जरिए बनाई जाए। तो अब वो बनती है कि नहीं? देखो ये एक ट्रायल किया गया था बिहार में। बिहार ने एपीएमसीज बंद कर दी थी अपने यहाँ, लेकिन पैरेलल एपीएमसीज क्रिएट नहीं हो पाई। ना हो पाने की वजह से हुआ क्या? फार्मर्स की हालत और बुरी हो गई। तो पहली चीज तो ये है कि कॉर्पोरेट्स को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द एपीएमसी सेक्टर। एपीएमसी सेक्टर में वो एक पैरेलल एपीएमसी क्रिएट करे। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट एक चीज को काफी बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? असल में इंडिया में क्या है, कई सारे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 0.38 हेक्टेयर की ही जमीन है। 0.38 हेक्टेयर मतलब सिर्फ आदमी अपने पैदा खाने भर के लिए उगा पा रहा है, इतना ही है। ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 86% है। इसीलिए तो हमारे देश में जो है, आप ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने पीएम किसान योजना लॉन्च की, जिसका बजट 75,000 करोड़ का है, जिसमें साल भर में 6,000 रुपए हर किसान को उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्तें सरकार भेज देती है। उन्हें, गवर्नमेंट को भी पता है कि किसानों की हालत बहुत खराब है, जो मैक्सिमम किसान है, तो उनको मिनिमम सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो गवर्नमेंट ये भेज रही है। तो अब दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि किसी तरीके से कोऑपरेटिव्स को बिल्ड किया जाए। कोऑपरेटिव मतलब क्या? अगर 50 छोटे छोटे किसान या 10 गांव के किसान एक साथ होकर के एक कोऑपरेटिव बना ले, 5 उंगलियां मतलब कमजोर, अगर वही एक मुट्ठी बन जाए, ओके, देन इट विल बी सॉलिड। तो सारे किसान, 10 गांव के किसान एक साथ एक हो जाए और एक हो करके दे अपना सारा का सारा प्रोडक्शन 10 गांव के किसान किसी एक पर्टिकुलर जगह पर सेल आउट करना चालू करें, तो उससे क्या होगा? उनको जो है कॉस्ट अच्छी मिलेगी, प्रोडक्शन भी उनका जस्टिफाइड रहेगा। तो कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए, अच्छा, अब ये चीजें तो हैं जो गवर्नमेंट कह रही है। अब देखिए, गवर्नमेंट कह रही है एपीएमसी हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप एपीएमसी बंद नहीं करोगे, जब किसान वहां जाएगा नहीं तो आगे चल के कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा, धीरे धीरे एपीएमसी सिकुड़ जाएगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। ये एक बड़ा वरी का कॉज है, हो सकता है आगे करते। देखिए साहब, अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मैंगोज की जरूरत है और इंडियन गवर्नमेंट अचानक से कह दे कि मैंगोज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हिंदुस्तान में पैदा हुए मैंगोज हैं, हिंदुस्तान में आम जो पैदा हुए हैं, जो यूएस में जाते और अच्छे दाम मिलते, उनके एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी अचानक से। तो एक्सपोर्ट उस वहां पे तो फार्मर को घाटा होगा, फार्मर का माल बिकेगा नहीं। तो पहली चीज तो ये, ईदर यू मस्ट गिव फ्रीनेस इन द एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी फ्री ट्रेड की बात कर दीजिए। आप कहिए ठीक है, आपको बेचना है आप बेचिए, यू आर फ्री टू सेल, आप जैसे चाहे वैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो इस पर अभी गवर्नमेंट कुछ कह नहीं रही है। तीसरी चीज जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बदल रही। अब एक चीज है, आप देख रहे होंगे कई सारे स्टेट्स में, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा, बीजेपी का जो अकाली दल के साथ इतना पुराना अलायंस था, इट ब्रोक आउट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल बिल। तो ये पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स या दूसरी जगहों पे फार्मर्स अब रोड्स पे आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, और वो ये तीनों बिल्स का, तीनों के तीनों एक्ट का विरोध कर रहे हैं। तो आखिरकार व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर फार्मर्स? फार्मर्स के लिए वरी सबसे बड़ी कॉज है क्या? देखिए, एक सर्वे हुआ था 2019 में, जिसमें पूछा गया था कि फार्मर्स को सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है।
गवर्नमेंट ये बिल लेकर के आई है ताकि ये मिडिल मैन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीच के लोग, पहले क्या होता था, बीच वाले करते क्या थे, जो बिचौलिए होते थे या जो आढ़तिये होते थे, ये क्या करते थे, ये मार्केट में वैल्यू को, प्रोडक्ट की क्वालिटी की कॉस्ट को दबा देते थे। इनका बेसिक टारगेट होता था प्रोडक्ट की कॉस्ट को दबा दो और फार्मर से मिनिमम पेमेंट पे ले लो, मिनिमम कॉस्ट पे ले लो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स ले आएंगे। बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर उनके साथ पहले ही डील कर ले, पैदावार होने से पहले फिक्स कर ले, और फिक्स करने के बाद हम जो है क्या कहते हैं उसको अच्छा दाम मिल जाएगा। तो ये चीज है, मिडिल मैन को हटाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन फार्मर्स की एक्चुअल वरी मिडिल मैन है ही नहीं हिंदुस्तान में। 2019 का सर्वे ये बात साफ तौर पे कहता है कि फार्मर्स की सबसे बड़ी वरी है एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो साहब, हिंदुस्तान में फूड ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं तो 25 ऐसी फसलें हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। बाकी बहुत सारी फसलों में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। तो जिन जगहों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है वहां पर तो फार्मर ऑलरेडी बाहर जाकर के माल को सेल आउट कर रहा है, बाकी चीजों को वो एपीएमसी में बेच रहा है। तो साहब फार्मर चाहता है कि भैया मेरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट बना दे। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर 4 बार ये बात बोल चुके हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होने वाला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा। लेकिन अब उस पे लोगों का ये कहना है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं खत्म होने वाला है तो आप इस चीज को एक्ट में डाल दो, कानून में बना दो। कानून में गवर्नमेंट ने नहीं डाला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, एमएसपी किसी भी कीमत पे रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है आने वाले समय में। अच्छा साहब, अब इसमें क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगा। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने की वजह से एक बड़ा प्लस पॉइंट गवर्नमेंट को मिलता था। जैसे हमारे यहाँ एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये माल की खरीद करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गारंटी देता है और किसान को वैल्यू को पैसा देता है। तो साहब सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने की वजह से अच्छा खासा किसान जो है एफसीआई और ऐसी जगहों पे और मंडी वगैरह में जाकर के अपना माल बेचता है। इसी का फायदा हुआ था अभी लॉकडाउन में। गवर्नमेंट ने कैसे कह दिया कि भाई पूरे देश के लोगों को हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देते रहेंगे, 2 टाइम खाना दे देंगे, कई जगहों पे खाना भी दे दिया, राशन दे दिया। रीजन उसके पीछे था मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने की वजह से एफसीआई ने खरीद इतनी ज्यादा की थी कि अबंडेंस में स्टॉक अवेलेबल था स्टॉक, तो आसानी से कर दिया। अब अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं रह जाती है जैसा कि फार्मर्स का क्लेम है, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, लेकिन उसने एक्ट में नहीं डाला है। तो अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं रह जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान, जो एक डायरेक्ट इफेक्ट ये पड़ेगा कि कल को एफसीआई के पास किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा, और जब स्टॉक नहीं बचेगा तो इस तरीके की कंटिजेंसी में गवर्नमेंट कैसे आगे अपना काम चलाएगी, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है एमएसपी को लेकर के, ठीक है। अच्छा साहब, अब देखिए, ये तो है फार्मर के मेन वरी। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक्चुअली होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है, कहीं पर उन्होंने मंडी टैक्स लगा रखा है, कहीं पर किसी चीज पर कोई फीस लगा रखी हुई है, तो उससे स्टेट गवर्नमेंट अच्छी खासी इनकम करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। अब मामला क्या है कि जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये चीजें सिकुड़ जाएंगी, फार्मर को फ्री ट्रेड रहेगा थ्रू आउट द कंट्री, फार्मर जो है अब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेगा, तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एक अच्छी खासी इनकम होती थी, धीरे धीरे वो इनकम अब खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट का मामला है। इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड अंडर स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14 में दे रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मामला है। अब अगर स्टेट लिस्ट का ये मामला जिस पर मंडी टैक्स या फीस वगैरह लगा करके गवर्नमेंट इससे अच्छी खासी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा खासा कमाई करती थी, फ्री ट्रेड की वजह से वो खत्म हो जाएगा तो उसको नुकसान होने वाला है। गवर्नमेंट को डर है मेन उसी चीज का जो हिंदुस्तान में जीएसटी की वजह से हुआ। देखो साहब,
जीएसटी की वजह से क्या हुआ, कई सारी चीजों के, देखो पहले तो नोटबंदी कर दी, जो इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर था वो परेशान हुआ नोटबंदी की वजह से। उसके बाद आपने जीएसटी इंपोज कर दी तो वो क्रैश कर गया पूरी तरीके से। अब उसके क्रैश करने की वजह से क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होना चालू हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सीधे सीधे सीआईटी की रिपोर्ट देख लो। सीआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पे क्या रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जीएसटी से इनफॉर्मल सेक्टर से होने वाली इनकम पर असर पड़ा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यही डर लग रहा है कि कल को अगर ऐसी कंडीशन पे मंडियां हमारी बंद हो गई और मंडियों से मिलने वाला टैक्स बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं साहब, मंडियां बंद होने वाली नहीं है, वो चलती रहेंगी, एमएसपी भी रहेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो इन चीजों को एक्ट में मेंशन कर रही है, ना कुछ उस बारे में कह रही है। तो ये सीधे तौर पर एक अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है हिंदुस्तान में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कई जगहों पर क्लैशेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो साहब, ये एक काफी बड़ा इशू बनता जा रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम इसको गवर्नमेंट के जो 3 एक्ट्स हैं इनको अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो देखो साहब, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि टू इनहैंस द इनकम ऑफ फार्मर्स, जो दलवाई कमीशन ने कहा था, दैट वी हैव टू इनहैंस द इनकम ऑफ फार्मर बाय मिनिमम ट्वाइस देयर प्रेजेंट इनकम। मान लो अभी अगर उनकी इनकम 10,000 रुपए मंथ है तो हमें उसे बढ़ा करके कम से कम 20,000 करना है। तो 20,000 करने के जो तरीके अपनाए गए वो ये है कि सबसे पहली चीज, फार्मर्स को फ्री ट्रेड दिया जाए, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रेड कर सके। दूसरी चीज क्या है, फार्मर्स को एम्पावरमेंट, फार्मर्स को जो है को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परमिशन दी जाए। और तीसरी चीज क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉकिंग की फैसिलिटी दी जाए। ये 3 गवर्नमेंट ने बेसिक चीजें की गई। अब इनका क्या असर होगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और वेदर इट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी सीन आफ्टर 5 years। कम से कम 5 साल का समय लगेगा। 5 साल बाद हमें पता चलेगा कि मंडियां बंद हो रही हैं या चल रही हैं। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बचा है या खत्म हो गया है, फार्मर्स को जो सब्सिडी और वेवर्स मिलते हैं वो चीजें बची रहेंगी या खत्म हो जाएंगी। तो ये चीजें अभी आप एकदम से गेस आउट नहीं कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, बट द गवर्नमेंट हैज डन सर्टेन काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस वक्त इंडिया बहुत ही सीरियसली ले रहा है। रीजन उसके पीछे ये है, बाकी हर जगह तो नुकसान है, किसी तरीके से एग्रीकल्चर में ही ग्रोथ लाई जाए। और दूसरी चीज जो है, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव्स को लगातार गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि अगर कोऑपरेटिव्स बिल्ड कर गए, कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स जो के साथ जो बेसिकली जो बिचौलिए है, जो मीडियोकर्स है, वो एक सिस्टम बना के रखते थे। वो करते क्या थे, वो मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस को राइज नहीं करने देते थे, उसे बढ़ने ही नहीं देते थे। तो अगर वो प्राइस बढ़ने ही नहीं देंगे तो उस कंडीशन पे धीरे धीरे वो प्राइस को वो फार्मर्स का दोहन करते थे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट का नुकसान, उसमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था फार्मर से, फार्मर्स को जो लोन्स वगैरह गवर्नमेंट देती है वो लोन्स वगैरह को गवर्नमेंट को जो है बाद में क्या कहते हैं वेव ऑफ करना पड़ता था, जो एनपीएस में बदल जाते थे बड़े बड़े। तो गवर्नमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोन्स दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या पीएम किसान योजना के थ्रू हम 6,000 रुपीज इन अ ईयर इन ईच एंड एवरी फार्मर्स अकाउंट पहुंचा रहे हैं, जो कि बजट है 75,000 करोड़ का साल भर का, तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तीनों एक्ट अभी फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने पारित किए हैं, जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना एक मेजर क्या कहते हैं टारगेट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मिंग एक्ट जो अभी रिसेंटली आया है, एग्रीकल्चरल बिल। मोटे मोटे तौर पे आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ नटशेल व्हिच यू कैन इजीली ग्रास्प, व्हिच यू कैन इजीली प्रिपेयर। ओके, देखो साहब, 2-3 चीजें होती हैं। इफ आई टॉक अबाउट एसएसबी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट द टॉपिक इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, you must be having some kind of facts and figure regarding that topic. If you don't have some kind of facts and figure regarding that topic, then you cannot speak on that particular topic. So you must be having a clear view on such kind of topics. Okay, thank you. Jai Hind.
अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।